पंजतन का। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। आप लोग किसी का जूठा पानी मत पीजिएगा, जहां तबर्रुक समझ के पिया कि गए। इस वक्त कोरोना वायरस अपने शबाब पर है, वो लपेटेगा बहुत लोगों को। ऑस्ट्रेलिया के होम मिनिस्टर को लपेट चुका है, बाकी डैश 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 समझो चाहे मत समझो। नहीं समझा किसी ने नहीं समझा। शुरू किया जाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला हबीबिहिल करीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ालल्लज़ीना कफ़रू लिरुसुलिहिम लनुख़रिजन्नकुम मिन अर्दिना औ लतऊदुन्ना फ़ी मिल्लतिना। फ़अौहा इलैहिम रब्बुहुम लनुहलिकन्नज़-ज़ालिमीन। आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। दरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मोहतरम उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ बरदरान इस्लाम, पर्दा नशीन माँ और बहनों, दीनी और इस्लामी भाइयों, हसब रिवायत अरसा दराज से इस अज़ीमुश्शान इदारे की तालीमी खिदमात के एतराफ़ में हम हज़रत शाहिद मिल्लत अलैहि रहमतो व रिज़वान के ज़माने से हत्तल मक़दूर आपकी खिदमत करने की सआदतें हासिल करते रहते हैं। और इंशाअल्लाह आइंदा भी ये सिलसिला बशर्ते सेहत व सलामती जारी रहेगा इंशाअल्लाह। आप जानते हैं कि मेरी आदत है हालात के मुताबिक गुफ्तगू करना। मैंने वक्त के चैलेंज को कभी सरफे नजर नहीं किया और हालात हाजरा से कभी आंखें नहीं चुराई। खास तौर पर उम्मत मुस्लिमा के सामने अगर कोई चैलेंज आया तो उस चैलेंज का मैंने मर्दानगी के साथ इस्तकबाल किया है। बेशक। और आज भी मैं ये कहता हूं, 2 दिन पहले 71 साल का हो जाने के बाद कह रहा हूं माशाअल्लाह कि जरा बढ़कर कोई मंसूर को आवाज दे देना,
जरा बढ़कर कोई मंसूर को आवाज दे देना, नहीं गूंजा फजा में नारे मस्ताना बरसों से। क्या बात है। मोहतरम सामीन, कम वक्त में ज्यादा बातें आपसे मुझे करनी। हमारे मुल्क में इस वक्त 3 तरह की बीमारियां फैली हुई हैं। एक बीमारी चाइना से इंपोर्ट हुई जिसका नाम है कोरोना वायरस। अब उसके बारे में सभी लोगों को मालूम हो चुका है, इसलिए कि सबके पास टेलीफोन है और टेलीफोन का मुफ्ती हर घंटे पे एक फतवा देता है। तो सब लोग उस फतवे पे अमल करें। ये वो बीमारी है जो जिस्मो जान को खा रही। ये बीमारी चाइना से आई जो हमारे जिस्मो जान को खाने लगी। 2 बीमारियां हमारे मुल्क में पैदा हुई और उन बीमारियों की लेबोरेटरी भी हमारे ही मुल्क में है। बेशक। एक बीमारी खारिजी तौर पे पैदा हुई है, दूसरी दाखिली तौर पर। खारिजी तौर पे जो बीमारी पैदा हुई वो खारिश ज़दा हुकूमत हिंद ने की है। बेशक। और दाखिली तौर पे जो बीमारी पैदा हुई है वो गफलत की जिंदगी गुजारने वाले बदअमल मुसलमानों ने पैदा की। तो बीमारी मुल्क में 3 तरह की। एक आई है चाइना से जो हमारी जान खाना चाहती है। एक बीमारी मुसलमानों ने आमाल बद की पैदा की है जो हमारे आमाल खा जाना चाहती है। और तीसरी बीमारी नालायक हुकूमत ने पैदा की है जो हमारा ईमान खा जाना चाहती है। बेशक। हुकूमत हिंद की लेबोरेटरी में जो बीमारी पैदा हुई उस बीमारी का नाम है काला कानून, NPR, NRC, CAA, शहरियत तरमीमी बिल। मुसलमानों ने अपने मोहल्लों में जो लेबोरेटरी तैयार की, अपने शहरों में तैयार की, उस बीमारी का नाम है चुगलखोरी, हरामखोरी, सूदखारी, तमारबाजी, शराब नोशी, कत्ल गारतगरी, फसाद और खुरेजी, बेहयाई और बुराई। ये मुसलमानों ने अपने महल्ले में पैदा किया है, अपनी लेबोरेटरी में पैदा किया है और इसके जिम्मेदार मुसलमान हैं। चाइना से आई बीमारी, हम चाइना को गुनहगार नहीं कह सकते, इसलिए कि ये वायरस है, फैल गया, कहीं से भी आ सकता है, कहीं भी जा सकता है, डॉक्टर साहब बता सकते हैं। मगर यहाँ तो 2 बीमारियां बाकायदा यहाँ की लेबोरेटरी में पली हैं, बढ़ी हैं, जवान हुई हैं। NPR, NRC और CA ये गवर्नमेंट की तरफ से आई हुई वबा है। जहालत, हसद, जलन, शराब, झगड़ा, लड़ाई, कत्ल गारतगरी, चोरी, अय्याशी, बदमाशी,
ये हम मुसलमानों के समाज में पल रही है, जवान हो रही है, बढ़ रही है और समाज को मार रही। तो पहले हम जायजा ले लें हुकूमत की तरफ से आई हुई वबा का। 1 अप्रैल से NPR लागू होने जा रहा। आप सभी को मालूम है, कच्ची पक्की खबरें सबके पास है। क्या होगा क्या नहीं होगा, हम मुल्क में रह पाएंगे नहीं रह पाएंगे, वोटर रह पाएंगे नहीं रह पाएंगे, कारोबार कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, घर हमारा रहेगा या घर छीन लिया जाएगा वगैरह होगा। बहुत सारे कन्फ्यूजन। अब देहातों में तो यहाँ तक बातें हो रही हैं, हमारे गैर मुस्लिम भाइयों में उनको जो समझाया गया वो बोलते हैं कि देखो भाई, ये फलाने का घर है, ये ढिकाने का घर है, ये लोग जब मुल्क से निकाल दिए जाएंगे तो ये घर तुम ले लेना, ये तुम ले ला, ये खेत तुम ले लेना, ये बाग तुम्हारे बाप का है ले लेना। हाँ, किसके बाप में हिम्मत है जो हमें निकाल दे। हमारी आईडी मांगी जाती है। 15 अगस्त को जिस लाल किले पर बंडलबाज बोलता है वही तो है हमारी आईडी। क्या बात है। आगरा का ताजमहल अमेरिका के जिस शैतान को दिखलाने तुम ले गए थे वही तो है हमारा आधार कार्ड। हिंद को नाज है जिस पे वो निशानी हम हैं, ताज और लाल किला के यहाँ बानी हम हैं। बेशक। हिंदुस्तान की इज्जत का सूरज जर्रे जर्रे में हमारी मुशक्कतों के पसीने से चमक रहा है। बहुत घबराए हुए हैं लोग। NPR होगा और गवर्नमेंट ने कहा हम 1 इंच नहीं हटेंगे। परसों 10 इंच हटे। बिल्कुल। इतना हटेंगे कि झंडे से भी हट जाएंगे, डंडे से भी हट जाएंगे, हुकूमत से भी हट जाएंगे। अल्लाह की लाठी में आवाज नहीं। बेशक। देखो, NPR नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, इसका मतलब है कि हिंदुस्तान के अवाम की जो जनसंख्या है इसकी गिनती का एक रजिस्टर तैयार हो रहा है, जिसके जरिए पता चलेगा कि मुल्क में इतने लोग हैं, इतनी जुबानें हैं, इतने कारोबार हैं, इतने जाहिल हैं, इतने आलिम हैं। नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर में ये सारी चीजें आएंगी, इसलिए कि जो कुछ आपसे पूछा जाएगा, पहले तो कहा जा रहा था कि हम कागज मांगेंगे, याद होगा आपको। 90 दिन से ज्यादा हो गया है, मैंने हर जलसा छोड़कर अपने आप को आपके लिए रोड पे रखा है, और हिंदुस्तान का कोई सूबा ऐसा नहीं है जिस सूबे की जमीन को उबैदुल्लाह आजमी के पैरों ने रौंद के न रख दिया हो। शुरू में हमें धमकाया गया कागज देना होगा, वो भी बाप का कागज, दादा का कागज, परदादा का कागज। 1991 से पहले की खितौनी, यानी वो कुछ जो मांगा जा रहा है, जिसको इकट्ठा करना अच्छे अच्छे के बस की बात नहीं। अरे भाई 10-20 साल की चीजें हैं तो चलो माना, ठीक है। जब लोग हॉस्पिटलों में पैदा होते हैं तब का तो बर्थ सर्टिफिकेट मांगो, अच्छी बात।
जब दाइयों के जरिए लोग घरों में पैदा होते थे तो हमारा बर्थ सर्टिफिकेट क्या मांगते हो? न मोदी का मिलेगा, न मोदी के बाप का मिलेगा, न उसके दादा का मिलेगा। बेशक। ये मिलेगा किधर से? न बेनिस्पिल कारपोरेशन था, न डॉक्टर थे, ये तो घरों में सब कुछ होता था। और फिर इतना पुराना कागज मेरे भाई संभाल के रखना हिंदुस्तानियों की आदत कभी नहीं रही। उसका जिंदा सबूत मैं दूं आपको, जरा गौर से सुन लीजिएगा दीवाने की बात। याद होगा आपको, साल भर पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक जंगी तैयारा खरीदने का सौदा किया था। कितनी अच्छी याददाश्त। राफेल फ्रांस के जरिए ये सौदा हुआ। ये और बात है कि 500 करोड़ का तैयारा 1500 करोड़ में खरीदा गया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1000 करोड़ के हिसाब से जो लागत बनती है 32,000 करोड़ अंबानी की जेब में डाल दिया। खैर इन लोगों का रिश्ता होगा आपस में, तो फलाने फलाने मौसेरे भाई, ये तो होता ही है। हो गया, शोर मचा, पूरे मुल्क में तूफान मचा कि साहब सौदेबाजी में घपलेबाजी हुई है। हमारे देश के मुखिया कहते हैं खाऊंगा न खाने दूंगा। लोगों ने इसका मतलब ही नहीं समझा, मतलब हम समझा देते हैं। वो कहते हैं खाऊंगा नहीं खाने दूंगा। खिला दिया। शोर जब बहुत मचा और मुल्क की अदालत उज़्मा को भी यह महसूस हुआ कि इसके पेपर चेक करने की जरूरत है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से राफेल के पेपर तलब कर लिए गए। सुप्रीम कोर्ट में जाकर गवर्नमेंट ने जवाब दिया कि मिलॉर्ड, रक्षा मंत्रालय में, डिफेंस मिनिस्ट्री में लोहे के लाकर में स्टील का जबरदस्त ताला लगाकर पेपर रखे गए थे 6 महीना पहले, और हुजूर अब जाके देखते हैं तो पेपर ही गायब हो गए। अरे बेईमानो, तुम रक्षा मंत्रालय का 6 महीने का पेपर नहीं संभाल सकते और इस जनता से 100 साल का पेपर मांग रहे हो, शर्म नहीं आती? बेशक। देखो हम तो बातें तर्क संगत करते हैं, और रेल जेल तो हमारा मुकद्दर हमेशा से रहा है, कम से कम 1984 से तो रहा है। तो अब वहां से हटे, हमने भी कह दिया लाठी गोली खाएंगे, कागज नहीं दिखाएंगे। जब समझ गए कि वाकई ये लाठी खा सकते हैं, गोली खा सकते हैं, बोली नहीं बदल सकते हैं, तब 1 इंच पीछे हटे और प्रकाश जावड़ेकर को लेकर के आए टीवी पर। तो उन्होंने कहा साहब हम कागज नहीं मांगेंगे, एनपीआर में कोई कागज नहीं मांगा जाएगा, अधिकारी आपके पास जाएंगे, ये सवालात हैं, आप उनका जवाब दे दीजिएगा, जो चाहिएगा जवाब दीजिएगा, जितना नहीं चाहिएगा नहीं दीजिएगा, हम आपसे कोई कागज नहीं मांगेंगे और कर्मचारी अधिकारी आपसे सवाल करके चले जाएंगे। यही ना सुना है आप लोगों ने कि कुछ और सुना है? और यही होने वाला है ना जी। वो जो होने वाला है वो तो वो करेंगे, मगर जो आपको करना है आप अभी सुनेंगे। वो जो करेंगे वो आप नहीं करेंगे, और वो जो करेंगे वो आप भी करेंगे, तो कल आप भी फंसेंगे। फिर आप ये नहीं कहेंगे कि हमें बतलाया क्यों नहीं था। बात साफ सीधी है। वो आएंगे, कह रहे हैं कागज हम नहीं मांगेंगे, तो करेंगे क्या? वो आपसे सवाल करेंगे।
मोदी जी, आप होंगे फर्जी डिग्री वाले, हम नहीं हैं। आपकी डिग्री पे बहस हो रही है, असली है कि नकली। हमारी डिग्री पे आप बहस नहीं करवा सकते। अशरफिया से भी निकाल के दिखला देंगे और मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ से भी निकाल के दिखला देंगे। हमें समझा रहे हो कि कागज मत दिखाओ, आप जो कहोगे मान लेंगे, तो हम जो कहेंगे वो महफूज आप कहां करेंगे? ये कागज तो आप लाएंगे ना, 20-22 सवालात हमसे होंगे, तो कागज पे वो सवालात लिखे होंगे ना। आप जब टिक करेंगे तो वो कागज पे होंगे या आपकी पार्टी के झंडे पे लिखे जाएंगे? तो कागज तो बन गया भाई साहब। आप कागज दिखलाओ चाहे मत दिखलाओ, ठीक है, लिख के ले गए। 6 महीने तक ये काम चलेगा, 1 अप्रैल से लेकर 30 सितंबर तक। 6 महीने के बाद क्या प्लान था, क्या है? उसके बाद ऑफिसरान की नियुक्ति होगी, और नियुक्ति के बाद अफसरों को यह अख्तियार होगा कि जिसके पेपर पे चाहें, जिसके बयान पे चाहें डी लिख दें। डी का मतलब डाउटफुल, इनके हिंदुस्तानी होने में हमें शुभा है। तो जितनों के पेपर पे डी लिखा जाएगा वो छांट दिए जाएंगे। आसाम में यही हुआ। और कमाल है, हिंदुस्तान के पूर्व राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद के घर के लोगों के पेपर पे डी लिख करके उन्हें घुसपैठिया घोषित कर दिया गया। 32 साल तक जिस हिंदू भाई ने फौज में नौकरी की थी, रिटायर हुआ था, उसे भी डी में लिखकर डिटेंशन कैंप पहुंचा दिया गया। मसला हिंदू मुसलमान का नहीं है, और ये लड़ाई भी हिंदू और मुसलमान की नहीं है, ये लड़ाई हिंदुस्तान के संविधान की है। इनका लाया हुआ पार्लियामेंट में ये काला कानून हिंदुस्तान के संविधान आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 से सीधा टकराता है। हम जिस्म और जान की कुर्बानी तो दे सकते हैं, न हिंदुस्तान की कुर्बानी दे सकते, न हिंदुस्तान के संविधान की कुर्बानी दे सकते, और न अपने ईमान की कुर्बानी दे सकते। अब सुनिए, अब परसों एक नया पैंतरा बदला गया। हमारे ऐवान बाला राज्यसभा में देश के होम मिनिस्टर साहब का एक बयान आया कि हिंदुस्तान के किसी नागरिक को NPR से घबराने की जरूरत नहीं है। आपसे सिंपल सवालात होंगे, जितना जवाब आप दे सकते हैं वो दीजिए, बकिया कोई जरूरी नहीं है कि आप सारी बातों ही का जवाब दीजिए। चलिए यहां तक भी ठीक है। और ये जो भ्रम फैलाया जा रहा है कि जिन लोगों के पेपर पे डी लिख दिया जाएगा वो डाउटफुल हो जाएंगे, उन्हें हिंदुस्तान से बाहर निकाल दिया जाएगा, तो ये भ्रम फैलाना लोग बंद कर दें तो बेहतर है। हम श्योर करते हैं पार्लियामेंट के सभापटल पर कि किसी भी नागरिक के पेपर पर डी नहीं लिखा जाएगा। 3 महीना पूरे हिंदुस्तान में हम लोगों के शोर और एहतजाज का ये नतीजा परसों आया। बेशक शाहीन बाग में बैठी हुई हमारी बहनों के खून पसीने का नतीजा परसों थोड़ा सा आया, मगर वो भी संदेह के घेरे में है। वो मुसलमान जिन्हें न नमाज पढ़नी है, न रोजा रखना है, न हराम हलाल में तमीज रखना है, वो तो किसी तरह चाहे जानवर की बरदौली ही क्यों ना हो उसमें जीने की जगह चाहते हैं। मुसलमान रुखसत पे अमल चाहता है, अजीमत पे अमल नहीं चाहता।
मुसलमान चाहता है कि किसी तरह कुछ करना ना पड़े और लड्डू भी पक्का मिल जाए, कोई मेहनत ना करनी पड़े, ना नमाज, ना रोजा, ना हज, ना ज़कात। 2-3 नारा लगा दो, नारे रिसालत, नारे तकबीर, नारे गौसिया, जन्नत अपने बाप की। यहां तो जन्नत नारों पे बांटी जा रही है। बंद कर दो मस्जिदों के दरवाजे, मत रखो रमजान शरीफ के रोजे, हाथ पैर चूम लो, 420 का तावीज लिखवा लो, जन्नत के लिए दुआ करवा लो, जन्नत तुम्हारे बाप की। बंद कीजिए खुदा के लिए ये कारोबार। करीब है यारो रोजे महशर, छुपेगा कुश्तों का खून क्यों कर, जो चुप रहेगी जुबान खंजर, लहू पुकारेगा आस्तीन का। रंग जब महशर में लाएगा तो उड़ जाएगा रंग, यूं न कहना सुर्खी खूने कतीला कुछ नहीं। तो हमारे लोग अभी से चिल्लाने लगे, वाह 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 वाह, अमित शाह ने तो बड़ा अच्छा बयान कर दिया, अब डी नहीं लगेगा, अब कोई देश से बाहर नहीं होगा, अब कोई डाउटफुल नहीं होगा। लो, इसका मतलब एहतजाज बंद कर दो। बेवकूफ मत बनिए, ये भी बेवकूफ बनाने का एक ड्रामा था जो परसों राज्यसभा में किया गया। किसी के नाम के आगे डी नहीं लगेगा, ये बयान है। अगर वाकई सच्चाई है तो जो कुछ अमित शाह ने बयान दिया है वो लिख करके दे, इसलिए कि लोगों की जुबान पे तो कोई भरोसा है ही नहीं। प्राइम मिनिस्टर कोई जुबान बोल रहा है, होम मिनिस्टर कोई जुबान बोल रहा है। प्राइम मिनिस्टर कहता है एनआरसी नहीं आएगा, झूठ है झूठ है झूठ है, और होम मिनिस्टर लोकसभा में 9 मरतबा बोल रहा है कि एनपीआर एनआरसी का पहला कदम है। पहले एनपीआर आएगा, उसके बाद एनआरसी आएगा, उसके बाद सीएए आएगा। मैं इसको झूठा मानूं कि उसको झूठा मानूं, इसको सच्चा मानूं कि उसको सच्चा मानूं। इसलिए मेरे भाई मैं ये बात कह रहा हूं कि ये गजट हो चुका है, नोटिफाइड हो चुका है ये एनपीआर, और इसी के साथ एनआरसी, और उसी के साथ सीएए। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की मुहर लग चुकी है। प्रेसिडेंशियल एड्रेस में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपने भाषण में कह चुके हैं, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रेसिडेंशियल एड्रेस में जो तकरीर करता है वो उसकी अपनी न तकरीर होती है, न उसके अपने दिल की आवाज होती है, वो तकरीर गवर्नमेंट की लिखी हुई होती है, जुबान प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की होती है। तो उधर प्रेसिडेंशियल एड्रेस में कुछ और कह रहे हो, नोटिफिकेशन में कुछ और कह रहे हो, गजट में कुछ और कह रहे हो, पार्लियामेंट में कुछ और कह रहे हो, रामलीला मैदान में कुछ और कह रहे हो, और आप कुछ भी गौर करने के लिए तैयार नहीं। यही और तो काबिले गौर है। हमारा मुतालबा यह है कि ये सब चक्करबाजी क्यों? कहने लगे ये तो एक तरह की जनगणना। अरे मैंने कहा मेरे भाई, जनगणना हर 10 साल के बाद होती है, कोई नई चीज नहीं है। जिसको मर्दमशुमारी कहते हैं, अंग्रेजी में जिसको सेंसस कहते हैं। लोग आते हैं, आपके घर में कितने लोग हैं, कितने वोटर हैं, कितने वोटर बनने वाले हैं, कितने नहीं हैं, आपका घर, आपका कारोबार, ये सारी चीज़ें 10 साल में होती हैं कि मुल्क का पॉपुलेशन 10 साल में कितना बढ़ा, मुल्क में जितनी कौमें हैं इनके पॉपुलेशन की बढ़ने की शरह क्या है, ये हर 10 साल के बाद होता है। मर्दमशुमारी कराओ, हमें कोई एतराज़ नहीं। और मर्दमशुमारी का साल 2020 नहीं है, 2021 है। तो जब मर्दमशुमारी में ये सारे डाटे ऑलरेडी इकट्ठा हो जाते हैं तो फिर एनपीआर की जरूरत क्या है? बेशक। पता चला कि कोई माशूक है इस पर्दे जंगारी में। ये एनपीआर का दूसरा ही नाम एनआरसी होगा। जो जुबानी ये बात कहेंगे वो नहीं मानी जाएगी। कौन कौन सी बात माने जुबानी? मुल्क का प्राइम मिनिस्टर कहता है 15-15 लाख रुपए सबके खाते में जाएंगे, आ गया। कांग्रेस के जमाने में महंगाई, पेट्रोल बहुत ऊंचे दाम पे जा रहा था, आज के असफलुस साफिलीन में चला गया।
₹10 किलो प्याज थी तो कांग्रेस की गवर्नमेंट उलट गई थी। ₹200 किलो प्याज डबल सेंचुरी बना गई। महंगाई तो कहीं कुछ भी नहीं भाई, सारा कारोबार पाकिस्तान के नाम पे चल रहा है। ₹200 किलो है, और तो देखते रहिए पाकिस्तान में ₹300 किलो बिक रही है। यहां पेट्रोल ये भाव है तो देखते रहिए पाकिस्तान में वो भाव है। वोट मांगे तो पाकिस्तान के नाम पर, इलेक्शन करें तो पाकिस्तान के नाम पर, प्याज की बात हो तो अजी क्या लेना देना पाकिस्तान से? मसला हिंदुस्तान का है, पाकिस्तान कौन होता है, उसकी हैसियत क्या है? बेशक। तुम आसमां की बुलंदी से जल्द लौट आओ, हमें जमीन के मसाइल पे बात करनी है। हम हिंदुस्तान को जानते हैं, पाकिस्तान को नहीं जानते। बेशक। आप पाकिस्तान के उदाहरण में हिंदुस्तान को क्यों पेश करते हो? पाकिस्तान के कंपैरिजन में हिंदुस्तान को क्यों पेश करते हो? पाकिस्तान की बराबरी में हिंदुस्तान को क्यों घटा रहे हो? NPR हो गया, ये लिख के दे दें कि D नहीं लगेगा, मान लेंगे। हमारा कहना क्या है? पूरे मुल्क को क्यों भ्रमित कर दिया गया, क्यों परेशान कर दिया गया? सब पागल, सब जाहिल। मुसलमान रोड पर, दलित रोड पर, आदिवासी रोड पर, जंगल में रहने वाला आदमी रोड पर, हिंदू रोड पर, मुसलमान रोड पर, सिख रोड पर, ईसाई रोड पर, सबको पागल बना करके रख दिया है। ये सब क्या पागल है? सबको अपने फ्यूचर का खतरा है और आप खुद खतरे की घंटी हैं। अरे वो लोग क्या इस मुल्क को चलाएंगे जो ये कहते हैं कि बटन ऐसा दबाओ कि करंट शाहीन बाग में लगे। तुम करंट लगाने के लिए पैदा आए हो हुकूमत में, या लगे हुए करंट को खत्म करने के लिए आए हो तुम? जो लोग करंट लगा रहे हो इस देश को, उनके जरिए ये देश चलेगा। वतन सोने की चिड़िया है, इसे वो खाक कर देगा। वतन सोने की चिड़िया है, इसे वो खाक कर देगा। जमीने हिंद के हर जर्रे को नापाक कर देगा। गुजारिश है मेरी, इससे हुकूमत छीन लो, वरना लगाकर आग नफरत की सभी कुछ राख कर देगा। और कर दिया। अब NRC से बाहर जब हो गए हिंदू मुसलमान, तब क्या होगा? NRC नेशनल रजिस्टरशिप साबित हुआ कि आप हिंदुस्तानी हैं तो आप NRC के अंदर, डाउटफुल हैं तो NRC के बाहर। अब हो गए आप NRC के बाहर, थोड़े लोग नहीं होंगे। इन्होंने जो शराइत रखी हैं, कम से कम 56% लोग होंगे NRC से बाहर। NRC से बाहर होने के बाद क्या होगा भाई साहब? NRC से बाहर होने के बाद 2-2, 4-4, 5-5 किलोमीटर जमीन घेर करके एक जेल बनाई जा रही है, जिसका नाम डिटेंशन सेंटर है। जो लोग विदेशी साबित होंगे, घुसपैठिए साबित होंगे, चाहे वो हिंदू हों कि मुसलमान हो, इनके रहने की वो जगह होगी। और अगर ये कहते हैं कि हम लोग अफवाह फैला रहे हैं, ऐसा नहीं है, तो ईमानदारी का 40वां हिस्सा भी इनके पास बतौर खैरात और ज़कात हो तो चले, हर कौम को लेकर हम दिखलाते हैं जो डिटेंशन सेंटर इन्होंने बनाया है। और मैं कहता हूं कि जब किसी की नागरिकता छीनी ही नहीं जाएगी, तुम ये कहते हो, तो फिर डिटेंशन सेंटर बना किसके लिए रहे? क्या बात, जरूरत क्या थी इसकी? अब कहते हैं साहब CAA तो नागरिकता देने के लिए, लेने के लिए थोड़ी है। चलिए ये भी मान लिया, तो किसको देने के लिए? बाहर से आए हुए नॉन मुस्लिम पीड़ितों को देने के लिए। जो विदेशी हैं और नॉन मुस्लिम हैं, उन्हें भारत की नागरिकता CAA के तहत दी जाएगी। चलिए ठीक है, वो भी अच्छा है, दीजिए, हमें कोई एतराज नहीं। मगर
मजहब की बुनियाद पर ये नागरिकता क्यों दे रहे हैं? भारत ने तो कभी मजहब की बुनियाद पर किसी के साथ भेदभाव भारत का संविधान करता ही नहीं है। आपने मुसलमानों को क्यों बाहर कर दिया? ये मुसलमानों को CAA के कानून के तहत भारत की नागरिकता देने में बाहर करना, यही देश के संविधान के सम्मान की गर्दन पर दहशतगर्दी की लाठी मारना है। और इसी का हम विरोध कर रहे हैं। इसी के लिए शाहीन बाग में बैठी हैं औरतें, इसी के लिए पूरे इंडिया में शाहीन बाग बना हुआ है। औरतें क्यों बैठ गई? भाई, एक आजाद और जमहूरी और डेमोक्रेटिक मुल्क में अवाम का हक है कि वो हुकूमत से सवाल करे। ये कैसी डेमोक्रेसी तुमने बना दिया? डेमोक्रेसी की डिफिनेशन तो ये है कि पब्लिक सवाल करेगी, गवर्नमेंट जवाब देगी। और ये कैसी डेमोक्रेसी है कि हम सवाल करते हैं तो राष्ट्र विरोधी हो जाते हैं, और हम तुम्हारी जय जयकार करते हैं तो रात भर में राष्ट्रवादी हो जाते हैं? क्या मोदी का नाम हिंदुस्तान है या तड़ीपार का नाम हिंदुस्तान है? किसका नाम हिंदुस्तान है जी? हिंदुस्तान नाम है इस भारतवर्ष का, और इस देश से हमारे प्यार की गारंटी चाहते हो? सुनो, मीर अरब को आई ठंडी हवा जहां से, मीर अरब को आई ठंडी हवा जहां से, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। चिश्ती ने जिस चमन में वहदत का गीत गाया, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। इसलिए अब क्या होगा? जब गैर मुल्की लोग करार दे दिए जाएंगे, करोड़ों लोग, तब क्या होगा? अब दो चीजें सामने आ रही हैं। एक तो है डिटेंशन सेंटर, जाइए भेड़ बकरी की तरह रहिए, वोट देने का अधिकार खत्म, बैंक बैलेंस खत्म, घर दुआर खत्म, खेती बाड़ी खत्म, कारोबार खत्म, तिहाड़ी मजदूर, रोजाना अंदर से निकलिए, बाहर आके जूता साफ कीजिए, 2 वक्त की रोटी पाइए, फिर अंदर चले जाइए। इसलिए मैं कहता हूं, घर घर से निकलो। बहुत पहले अल्लामा इकबाल ने कहा था, निकल कर खानकाहों से अदा कर रस्म शब्बीरी। मगर शब्बीर का नाम तो लिया जा रहा है, खानकाहों से निकलने के मामले में खुसुर पुसुर हो रही, मदरसों से निकलने के बारे में खुसुर पुसुर हो रही। बड़े फख्र से बयान किया जाता है, हमारे फला पीर ने आजादी की जंग में शहादत पाई, हमारे फला मौलाना फजल हक खैराबादी ने हिंदुस्तान की आजादी के लिए काला पानी में मौत की सजा पाई। बेशक पाई। उन पीरों को सलाम, उन खानकाहों को सलाम, उन मदरसों को सलाम, उन आलिमों को सलाम जो मदरसों से निकले मुल्क की आजादी के लिए, जो खानकाहों से निकले अपने देश के तहफ्फुजात के लिए। क्या वो खानकाहें खत्म हो गई? क्या उन मदरसों पे ताले लग गए? ये सवाल अवाम कर रही है, याद रखिएगा। 1857 में 56,000 उलमाए इस्लाम ने हिंदुस्तान की आजादी के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी थी। जालिम अंग्रेजों ने दरख्तों पे बात कर हमारे उलमा को फांसी दी थी। 1857 की आजादी हिंद की लड़ाई में सबसे बड़ा रोल अगर किसी ने प्ले किया था तो उनका नाम था उलमाए मिल्लत इस्लामिया हिंद। मगर अफसोस 2020 में हम मंजर से गायब हो गए। 2020 में मंजरनामे में हमारा चेहरा नजर नहीं आ रहा है। हम उन बहनों को सलाम करते हैं जिन बहनों ने ललकारा, मत निकलो मौलवियों अपने मदरसे से, मत निकलो खानकाहों से पीरो। तुम नहीं निकलोगे तो क्या इस्लामी हुर्रियत की मंजिल खत्म हो जाएगी? अस्मा और खूला की बेटियां जिंदा हैं, ये निकलेंगी। आयशा की बेटियां जिंदा हैं, ये निकलेंगी। फातिमा और जैनब की बेटियां जिंदा हैं, ये निकलेंगी। और फातिमा और जैनब सलामुल्लाह
रहमतुल्लाह अलैहा की बेटियां शाहीन बाग में बैठकर ऐलान कर रही हैं कि अगर तुम जानमाज़ें लेके रोड पे नहीं निकलते हो तो मिल्लत इस्लामिया की बेटियां अपने आंचल को मुसल्ला बनाकर मैदानों में बैठ गई। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। जिंदाबाद जिंदाबाद। निकल कर खानकाहों से अदा कर रस्म शब्बीरी। सिर्फ इतना कहने से काम नहीं चलेगा कि खालिद कभी हाथों में अलम लेते हैं और तारिक कभी मौजों के कदम लेते हैं। हर दौर में उठते हैं यजीदी फितने, हर दौर में शब्बीर जन्म लेते हैं। कहां है इस दौर के शब्बीर? किधर है इस दौर के खालिद? कहां है इस दौर के कश्तियां जलाने वाले तारिक? हमसे उम्मीद थी हमारी अवाम को, हम अपनी अवाम के तराजू पे खरे नहीं उतरे। और कुछ लोग आए भी तो बेखबर आए। कुछ आए दाढ़ी रखे हुए, टोपी रखे हुए, पहने हुए, अमामा बांधे हुए, हजरत कहलाते हुए, अल्लामा कहलाते हुए, मौलाना कहलाते हुए। ऐसा आए कि न भारत का संविधान पढ़ा न भारत की नफ्सियात पढ़ा। बोलने लगे तो संविधान के खिलाफ जुबानें खुलने लगी। बोल तो हम भी रहे हैं, संविधान के अंदर गद बोल रहे हैं। हिंदुस्तान हमारा मुल्क है, हिंदुस्तान की हर बिरादरी के साथ हम रवादारी चाहते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हैं भाई भाई। हमारे मजहब अलग हो सकते हैं, हमारा रस्म रवाज अलग हो सकता है, मगर वतन हमारा एक है। ये वतन हिंदुओं का भी है, ये वतन मुसलमानों का भी है, ये सिखों का भी है, ये ईसाइयों का भी है। अगर हमारे मुल्क पर पाकिस्तान ने टेढ़ी आंख की आंखें निकाल लेंगे, हम हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब एक साथ खड़े होंगे। मजहबी बुनियाद पर हम नहीं खड़े हो सकते हैं, वतन की बुनियाद पर तो हम खड़े हो सकते हैं। हमारे पास एक नुक्ता इश्तराक है, जिस नुक्ता इश्तराक में हम इत्तेहाद का मुजाहिरा कर सकते हैं। हक है, बेशक। कश्मीर की वादी से लेकर कन्याकुमारी की सरहदों तक कहीं भी हमारे मुल्क पर अगर किसी बैरूनी मुल्क ने, चाहे वो पाकिस्तान हो या चाइना हो या कोई भी हो, हमारे हिंदुस्तान की तरफ टेढ़ी आंख करेगा, हम उसकी आंख हिंदुस्तानी मुसलमान होने की बिना पे निकाल लेंगे। बेशक। मुल्क पर जब कोई आफत आएगी और विदेशी कोई हमला होगा तो हमारे मजहब अलग हो सकते हैं, मगर हिंदू और मुसलमानों, सिखों और ईसाइयों का मुल्क हिंदुस्तान है। ये सब मुत्तहिद होकर लड़ेंगे और लड़े। दूसरा इत्तेहाद है मिल्ली इत्तेहाद। जितने भी कलमा पढ़ने वाले लोग हैं, खातिमुन नबीयीन होने पर सरकार के ईमान रखने वाले लोग हैं, अगर मिल्लत पे कोई वक्त आता है तो मसलक अलग हो सकते हैं, मगर मिल्लत के इत्तेहाद के लिए सारे मसालिक के साथ, मसलकी तहफ़्फ़ुज़ात के साथ मुत्तहिद होकर हम अपनी मिल्लत को बचाने के लिए मैदान में उतरेंगे और उतरे। इसलिए भाई, सबसे पहले तो उन बहनों को सलाम जो हमारी आबरू बन गई। ताना दिया गया था, ये देखिए जाड़े के जमाने में मुसलमानों के मर्द रजाई ओढ़कर सो रहे हैं, औरतें मैदान में। क्या बेहतरीन एक मुस्लिम बहन ने जवाब दिया था। उसने कहा था, सुनो, मर्दों से मुकाबला होता ना तो हमारे मर्द मैदान में आते हैं, मुकाबला तो तुम्हारी हिजड़ी हुकूमत से है, इसलिए हमारी औरतें हैं। जी, काफिया रदीफ खराब हो गया क्या? आजाद नज़म समझ लीजिए। हाँ हाँ, वो तो ऐसा है ना कि जिसको काफिया रदीफ आता भी हो या ना भी आता हो, वो शायरी कर दे अटांग पटांग तो लोग कहेंगे क्या अटांग पटांग है, गालिब की जुबान में तो कहा ना हो, गालिब की जुबान में आजाद नज़म तो है ना भाई। खैर, तो अर्ज ये कर रहा हूं मेरे भाई, बस अब मेरे पास टाइम नहीं है, और नहीं, मेरी कोई गलती नहीं है, गलती मेरे भाइयों की है।
और ये हमेशा गलती करते हैं। हमेशा कहता हूं शुरू में बुलवा दो, बाद में दूसरा काम करो, मगर यहां कबीरा की उल्टी बाणी, बरसे कंबल भीगे पानी। खैर जो भी हो, भाई है मेरे, मैं कर क्या सकता हूं, ये सब भाई है मेरे, इनसे तो हाथापाई भी नहीं कर सकता।